नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मुखराम चारनवासी, कैमरामैन एतराम चारनवासी के साथ यूट्यूब चैनल जेजेएम मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन ने रतनगढ़ तहसील हेडक्वार्टर पे जो किसान छात्रावास रतनगढ़ है, उस प्रांगण में जो अभ्यर्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो प्रतियोगिता अभी 9 बजे से शुरू हुई है। 2-3 दौर से होकर परीक्षा का जो दौर है वो गुजरेगा और उसके बाद में आज तुरंत परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। पहला प्रोसेस चल रहा है, वो बिल्डिंग की जो प्रांगण है उसके अंदर बरामदे में अभ्यर्थी अपना कंपटीशन शुरू कर चुके हैं। जो रिटन कंपटीशन है 9 बजे से 9:40 तक का टाइम दिया गया है। इसके अंदर हमारे एग्जामिनर लगे हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम जो क्विज आयोजन करता है उनको। मुक्नाराम जी नेरा रिटायरमेंट गुरुजी, उनके साथ संजय जी पूनिया, महेंद्र जी डूडी हैं, हरलाल जी डूडी हैं, सोहन जी चबरवाल रिटायर्ड हैं। तमाम जो विद्यालय जो यहाँ का जो स्टाफ है मैनेजमेंट, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आपको जो अंदर का प्रांगण है जहाँ पे अभ्यर्थी अपना कंपटीशन दे रहे हैं, उनका नज़ारा दिखाना चाहूँगा। तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो कंपटीशन एग्जाम क्विज प्रतियोगिता की ग्रामीण किसान छात्रावास रतनगढ़ के परिसर में अपना आकलन करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। कहते हैं कि परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को आकलन करने का जो अवसर है वो विद्यार्थियों को इस समय प्रदान किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आज यहाँ पर अपनी तैयारी का जो आकलन है वो करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। विनोद जी हैं, विनोद जी वीक्षक के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर नारी शक्ति लगी हुई है। इधर भी कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं। छात्रावास के प्रांगण में विभिन्न जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्विज प्रतियोगिता का निरीक्षण कर रहे हैं। सरपंच साहब रामकृष्ण जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्विज प्रतियोगिता 2023 ग्रामीण किसान छात्रावास रतनगढ़ के परिसर के अंदर आयोजित की जा रही है। ये पूरा जो सेटअप तैयार किया गया है, टेबल नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। अब प्रतियोगिता का सिस्टम ये रहेगा कि जो जाट बौद्धिक मंच की तरफ से आयोजित मेगा क्विज प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शामिल किया गया है, एक सामान्य परीक्षण करने के लिए, या उन बच्चों के ये समझ में आए कि भाई हमारी तैयारी किस स्तर की है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न गांवों से पधारे हुए सर्व समाज के समस्त बुजुर्ग लोगों को मेरा सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस तहसील के वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी श्री डूडी साहब, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनवर जी, कार्यक्रम के आयोजक श्री मुक्नाराम जी और विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त और वर्तमान में विभिन्न विभागों पर अधिकारी के रूप में काम करने वाले समस्त अधिकारीगण, आपको एक किसी विशेष काम के लिए एकत्रित किया गया है। उसमें सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि कोई भी बच्चा कंपटीशन की जब तैयारी करता है तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसको स्वतंत्र भारत में एक दूसरे तरह की स्वतंत्रता मिलती है, और जहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है वो अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाती है। अब आप अकेले हो
आपके घर वाले कभी कभी आपको चेक करने आते होंगे, तो उस कसौटी पर आपको खरा उतरने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित रखना, अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता आप में विकसित हो, ऐसा अपने आप को तैयार करना, और आपका एक शेड्यूल प्रोग्राम जिसके द्वारा आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी। आपको एक सपना आपने देखा होगा कि भाई ये सपना हमारा है और इसको पूरा करने के लिए हमें ये काम करना है। पहले सपने नींदों में भी आते थे, आजकल भी आते हैं। अब थोड़ी परिभाषा बदल गई है कि सपने जागते हुए लेने से साकार होते हैं। लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे आपका हार्ड वर्क कितना है। यदि आपका हार्ड वर्क उसके अनुरूप नहीं होगा तो ये किताब या दीवार की एक भाषा बन के रह जाएगी। आपको उसको चितार्थ करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इसका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस के अनुसार मुझे क्या पढ़ना है, और समय समय पर मुझे गाइडेंस की क्या जरूरत पड़ेगी जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं। ये आप मान के चलो, आप आगे बढ़ोगे तो आपके कदम आगे बढ़ेंगे। आप बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, दूसरे की तारीफ, उसके 96% आ गए, उससे आपका कोई अर्थ नहीं निकलता। आपके कितने, पढ़ाई उसने भी की, आपने भी की, बावजूद उसके वो हाईएस्ट स्कोर पे पहुंचा, आप नहीं पहुंच पाए, कोई चिंता की बात नहीं है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, पहली बार 2-3 बार वो गिरेगा, उसके बाद में वो चलना सीखता है, तो वहां से अपने को प्रेरणा मिल जाती है। जो सीधा उठा, 8 महीने का बच्चा है, अचानक उठा और चल दिया, वो प्रेरणादायी नहीं है। ऐसे कुछ होते हैं जो आप में भी होंगे, हर जगह पाए जाते हैं, जिसके विशेष अलग दिमाग या अलग उनकी कार्य कुशलताएं होती हैं, वो प्रेरणादायक नहीं हो सकते। प्रेरणाएं वहां होती हैं जहां कठिनाइयां, बार बार समस्याओं को झेलने के बाद में कोई एक अचीवमेंट हासिल करता है, वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रिस्क जितनी आप लेोगे अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी प्रोग्रेस उतनी ज्यादा होगी। एक जो आप पढ़ रहे हो, यहां भी हमने एक मीटिंग में देखा था, बढ़िया लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, शाम को जब वो बैठते हैं खाना खाने के लिए, या उनका एक आपस में एक ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसके बारे में आपस में जब तक अपन बातें चर्चाएं नहीं करेंगे, जब तक दिमाग उनको पकड़ नहीं पाएगा। किसी भी चीज को जब अपन पढ़ते हैं, अपने दिमाग में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो अपनी यादाश्ती का द्योतक है। वो किसी में जल्दी बनता है, किसी में देरी से बनता है। कोई पत्थर ऐसे होते हैं, एक बार अपने रगड़ा चमक आ गई, किसी को 4-5 बार रगड़ना पड़ता है, किसी में हो सकता है मशीन भी लगानी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में आया था कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 30 बार तहसीलदार की एग्जाम दी, 30वीं बार एग्जाम देने के बाद में वो उसको सफलता मिली। तो सफलता का कोई पैमाना नहीं है। हताश नहीं होना चाहिए आदमी को कि मुझे ये नहीं हुआ। हो सकता है आपकी असफलता आपकी और ज्यादा सफलता का कारण बने। पेशेंस बहुत जरूरी है। दिमाग पे प्रेशर मत लो, बिल्कुल भी दिमाग को फ्री रखो। फिर आप नवयुवक हो, क्षेत्र बहुत हैं, अखबार आप भी पढ़ते हो, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा घर से बाहर निकलता है, उसकी पहली डिमांड होती है कि सब कुछ ऑनलाइन चलता है, मुझे एक मोबाइल चाहिएगा। कोई बात नहीं, आप मोबाइल लीजिए, लेकिन वहाँ पे मन को कंट्रोल कीजिए। ऐसा शायद नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिन तो वो शिक्षा के उस पैमाने पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे इससे बात उससे बात ऐसे करते करते फिर माहौल पूरा खराब हो जाता है। खुद खराब होता है, 5 को और खराब कर देता है। तो अपने को एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अपने लक्ष्य भी तय करने पड़ेंगे, उसके अनुरूप आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 1 रुपया दिया, आपने मेरे को 1 रुपया दिया, क्या फर्क पड़ा?
कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा क्या? कोई नहीं फर्क पड़ा ना। लेकिन एक विचार मैंने आपको दिया और आपने एक विचार मेरे को दिया, तो मेरे पास विचार 2 हो गए और आपके पास कितने हो गए? 2। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। हमेशा अपने को किसी भी परिस्थिति में, ये दुनिया टेंशन भरी दुनिया है, वातावरण कुछ तो है, कुछ जानबूझ के बनाए जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, अपनी लाइन पे रहो और बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये बात अलग है कि आपका अभी देखो एज के अनुसार दिमाग मैच्योर होता है, कहीं कहीं पे अपवाद होते हैं, बात अलग है। बाकी जैसे जैसे आपका दिमाग एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दिमाग की मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी और वो चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप पहले अपने लेवल के अनुसार कोई एग्जाम दे रहे हो, उसको दे के देखो कैसा हुआ, उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। जो भी नौकरी जैसी भी मिले एक बार पकड़ दो, उसके बाद में आप तैयारी करो। गांव में कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत से बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। मदद कोई भी कर सकता है, हर कोई व्यक्ति मदद करने को तैयार है। ये भी वातावरण बदला है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप में उस मदद को ग्रहण करके आगे बढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, वो भी आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में आपने कोई तैयारी की, तैयारी के बाद में आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस चीज का यदि एनालिसिस ही नहीं करोगे तो ये गलती किसकी है? ये किसकी होगी? ये तैयारी करने वाले की गलती होगी कि मैं असफल क्यों हो रहा हूं। या तो आपका सिलेबस पे पकड़ नहीं है, यदि वहां पकड़ है तो आपका पढ़ने का डायरेक्शन सही नहीं है। यदि वो डायरेक्शन सही है तो उसके बाद में पेपर सोल्व करते समय आपकी हार्ट बीट में परिवर्तन आते हैं। ऐसा क्यों, उसको कंट्रोल करना है। आपने पेपर को पढ़ा, 1% नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आता सिर पकड़ लेते हैं, अरे तो क्या हो गया, 1% पे आपकी सफलता है, सफलता निर्भर थोड़ी करती है। दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो, जहां से आपको स्मूथ वे लगे वहां से काम करना शुरू कर दो, फिर घूम के वापस उन प्रश्नों पे आ जाओ। शुरू में यदि आपने स्ट्रेस ले लिया, आपका पेपर ठीक नहीं हो सकता, ये मानी हुई बात है। इसलिए घबराओ मत, जो जो परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला करो और मुकाबला करके आगे बढ़ते जाओ। हर गलती कीमत मांगती है, ये आप याद रखना। जो गलतियां आप करोगे उसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। अभिभावकों के आपके ऊपर उनके बहुत बड़े बड़े सपने सजे हुए हैं, उनको पूरा करना है। गरीब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो मिला पहन लिया, जो मिला खा लिया, इन चीजों की परवाही मत करो। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते उसके बाद में सब सुविधाएं आपके पास। ऐसा दिमाग भी नहीं रखना है, इसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये नहीं है, मैं घर जाऊंगा तो ये लेऊंगा। इन चीजों में दिमाग मत लगाओ, वो घर वालों का शोषण हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अपने को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करते हुए और अपने को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत। गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे शानदार कार्यक्रम में नेरा जी ने आदेशित किया कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये आदेशित ही कर सकते हैं, तो इन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको आना है। लेट हो पाया उसके लिए मैं पूरे सदन से क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटी सी बात मैं इस आयोजन के बारे में बता दूँ। छुट्टियाँ चल रही है और सूत्रधार साथी मुकुंदाराम जी 2 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी क्या आवश्यकता पड़ी इनको छुट्टियों में। और सेवानिवृत्ति के बाद तो बड़े मस्ती के दिन है, वो लोग मानते हैं कि ठीक है 60 साल तक अपन ने वो फील्ड में भागे और 60 साल बाद में अपन ने वो घर में आ गए, तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। इन्होंने गत 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद चूरू जिले का ऐसा कोई भी ब्लॉक है वो नहीं छोड़ा
जिसमें विद्यार्थियों को मोटिवेशन देने के लिए इन्होंने किसी न किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित न किए। तो ऐसी शख्सियत के लिए सबसे पहले मैं सदन से चाहूँगा कि आप तालियां बजाकर नेहरा जी का स्वागत करें। ये कार्यक्रम इसलिए यहाँ आयोजित नहीं हो रहा है कि जाट बौद्धिक मंच का ये मंच है इसलिए ये यहाँ आयोजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको शायद पता नहीं होगा, चूरू जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे कार्यक्रम प्रति वर्ष प्रति महीने आयोजित होते रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में जाकर। अब आज का ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए अनूठा है कि सामने जो बैठे हैं उसमें विद्यार्थी भी हैं और ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं या 12वीं क्लास पूरी कर चुके हैं और उसके बाद में वे अपने जीवन के एक निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने लक्ष्य की ओर जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जैसे ये क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये क्विज प्रतियोगिता सामान्यतः टीवी में हम देखते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें नहीं पता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो पूर्व साथियों ने काफ़ी अच्छी तरह से आपके सामने व्यक्त कर ही दिया होगा, लेकिन मैं आपसे 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि आईटी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, जो कुछ भी हमारे साधन है आज के टाइम के, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन आज के टाइम में उनकी उपयोगिता के साथ साथ हमें वो मिसगाइड करने की तरफ भी ले जाते हैं या हम किसी न किसी कारण से मिसगाइड है वो हो जाते हैं कि दिन भर है वो हम देखते हैं कि यूट्यूब है वो देखते हैं, उसमें यूट्यूब में बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी है और ज्ञानवर्धक के साथ साथ अनुपयोगी मैटर भी उसमें खूब सारा है। जितना ज्ञानवर्धक है उससे ज़्यादा भटकाव वाला मैटर उसमें आपको मिलेगा। तो आप सोशल मीडिया का या मोबाइल का, इंटरनेट का उपयोग करें, उतना ही उपयोग करें कि ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है। हमें कोई टॉपिक देखना है, हमें कोई डिफ़िकल्टी है पढ़ने में, टीचिंग लर्निंग में कोई भी समस्या है, उसका समाधान हम उसमें खोजें, लेकिन उसमें खो नहीं जाएं। जब हम देखते हैं अधिकांश साथी ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो मोबाइल लेने के बाद में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कब बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। फेसबुक पे चले जाते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, उनके हाथ गर्म हो जाते हैं मोबाइल गर्म होके, उनको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ आ गए। तो वो क्या है, वो पूर्णतः हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। पढ़ने के लिए एक पन्ना पर्याप्त है कि हमें एक पन्ना पढ़ना है, वापिस अपने मूल स्थान पे आ गए, लेकिन मूल स्थान से आप भटके नहीं। और ये भटकाव कब रुकेगा, जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य है वो मजबूती से खड़ा होगा कि मुझे इस लक्ष्य के लिए घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है। ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक तथाकथित लाइब्रेरी है उसमें जाते हैं, अब पता नहीं वो लाइब्रेरी क्यों है। लाइब्रेरी का अर्थ तो हमने तो यही पढ़ा है, पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकें होती है और जहाँ संदर्भ पुस्तकें होती है उसको पढ़ लेते हैं, वो पुस्तकालय होता है। लेकिन आज की जो भी वर्तमान परिस्थिति की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का भी आप यदि उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग करिए, टाइम पास नहीं करिए। ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे, बात कटु हो सकती है, घर से 500 रुपये दे के लाइब्रेरी में इसलिए जाते हैं कि वहाँ आज़ादी होती है, मैं नेट चलाने की, एकदम फ्री नेट होता है, वहाँ कोई घर वाला टोकने वाला नहीं होता है, और हम दिन भर है वो सर्चिंग है वो करते रहते हैं और शाम को वापस है वो घर आ जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं। तो उस लाइब्रेरी का कोई उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि हमें एकांत में पढ़ने के लिए एक स्थान मिला है कि हम 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, जितना भी हमारे पास घर के हिसाब से समय है, उस समय को एकांत में बैठकर मनन करने का, अध्ययन करने का एक अवसर उस लाइब्रेरी के माध्यम से मिला है। तो वहाँ भी आप उसका उपयोग कीजिए कि हमें यहाँ रह के इसलिए ये काम करना है कि 500 रुपये में आपको पूरे दिन सारी सुविधाएं मिल रही है, कम नहीं है वो 500 रुपये उससे सुविधा मिलने वाली, लेकिन उसका भी आपको प्रॉपर उपयोग है वो आना चाहिए, टाइम पास वहाँ भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा कब होगा, जब हमारे सामने लक्ष्य होगा कि हमें लक्ष्य है वो हासिल करना है। लक्ष्य हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट के माध्यम से जो लोग भटके हैं पिछले 2, 3, 4 सालों में, बड़े जो आका हैं उनका हश्र भी देख सकते हैं और हम अपना भी देख सकते हैं कि हम 2-2, 3-3 साल तक है वो एक ही चीज़ को बार बार है वो पढ़ते हैं, एक ही तरह की परीक्षा बार बार है वो हमें देती है। कारण एक ये
कि शॉर्टकट जहाँ भी विद्यार्थी ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास किया है तो वो शॉर्टकट उसको मिला नहीं है। सफलता का एक ही सूत्र है कि हम अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ें। दुनिया क्या जाती है, यदि आपका कोई साथी ये लग रहा है कि ये किसी शॉर्टकट से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हमें उसकी तरफ नहीं देखना है। हो सकता है पूरे राजस्थान में 10, 20, 100, 50 वो शॉर्टकट से आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन 99% विद्यार्थी हैं वो अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको अपने जीवन में उतारनी है। सफलता का किसी तरह का कोई शॉर्टकट यदि आप देखते हैं तो वो शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। अभी जानू जी कह रहे थे, वही बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देखा है, भोगा है, जीवन में महसूस किया है। यदि आपके सामने किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है या विपरीत परिणाम यदि आपके जीवन में आता है, उस समय आपको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धैर्य के साथ उस परिस्थिति का मुकाबला करने की। यदि आप धैर्य रखते हैं कि इस बार हमारा रिजल्ट है वो हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार है वो हम मेहनत करेंगे, और जोश के साथ हम मेहनत है वो करेंगे। हो सकता है आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही हो, लेकिन आपका पड़ोसी है वो आपसे ज्यादा मेहनत कर गया, उसका एक प्रश्न है वो ज्यादा सही हो गया तो वो सिलेक्ट हो गया। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेहनत की, आपका पड़ोसी आपसे एक प्रश्न ज्यादा सही कर गया, वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन आप भी हताश निराश न हो। केवल एक नंबर ज्यादा आना या कम आना ये जीवन के किसी लक्ष्य में बाधक है, वो कतई नहीं होता है। तो आप धैर्य रखें, अपने परिवार के, समाज के जो संस्कार हैं उन संस्कारों के अनुसार अपने आप को ढालते हुए आगे चलें, अपने संस्कारों से कभी पीछे नहीं हटें। और हम मजबूती से अपनी जड़ों से यदि जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज के एक अग्रदूत बनकर, मजबूत स्तंभ बनकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। जिस उद्देश्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जीवन में, वो उद्देश्य आपका मजबूती से होना चाहिए। और किसी कारण से यदि वो लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो ABCD में 26 अक्षर होते हैं, जिसको कहते हैं प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान Z तक। हाँ, हम जीवन यापन के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए ही तो इस धरती पर आए हैं कि हम अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे और अपना जीवन यापन भी करेंगे। प्लान A, B, C सारे प्लान आपके खुले होने चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, मजबूती से प्रयास कीजिए, अडिग रहकर प्रयास कीजिए। किसी कारण से आप वहाँ सिलेक्ट नहीं होते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा प्लान है वो भी आपके पास है, वो होना चाहिए। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे इस मंच पे स्थान दिया गया, उसके लिए संपूर्ण आयोजक जो परिवार है उसकी ओर से मैं वो एक तरह से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसे मंच पे कई दिनों के बाद में आने का मौका मिला, विद्यार्थियों से रूबरू होने का बहुत लंबे समय बाद में मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए युवा शक्ति और उज्जवल भारत के भविष्य, आप सब लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है कि पढ़ाई जब अपन करते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में चलती है कि यार ये प्रश्न मैं आज पढ़ रहा हूँ और मेरी परीक्षा जो है वो 6 महीने बाद है, तो आज अगर मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि परीक्षा तक जाते जाते मैं इसे भूल जाऊंगा, तो आज इसका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जब परीक्षा होगी तब अपन इस चीज़ को याद कर लेंगे। इस चीज़ से ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है। जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो जुलाई में सेशन शुरू होता था, आज अपन पढ़ रहे हैं, परीक्षा तक जाते जाते वापस भूल जाएंगे। क्यों ना अपन दिसंबर, जनवरी में या जब एग्जाम होती है तो उसके पास में अपन तैयारी करें। इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो ये जब मेरी प्रॉब्लम मैंने अपने पिताजी के साथ शेयर करी तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाया। उन्होंने एक बड़ा सारा लकड़ी का टुकड़ा था और एक बड़ा सारा, जिसे अपन खुआड़ा कहते हैं, कुल्हाड़ी जिसे अपन कहते हैं, वो मेरे हाथ में पकड़ाया और कहा कि डेली आपको एक इसके ऊपर चोट मारनी है, डेली। जब पहले दिन मैंने उसके ऊपर चोट मारी तो उस लकड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो लकड़ी जैसे के तैसे थी। फिर अगले दिन मैंने उसके ऊपर एक और चोट मारी, अगले दिन और एक चोट मारी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो मेरा निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लगभग 10-15 दिन बाद में लास्ट में जब अंतिम चोट मारी गई तो वो लकड़ी टूट गई। तब पिताजी ने कहा कि क्या तुम्हें ऐसा प्रारंभ में नहीं लगता था कि पहले दिन जो हमने चोट मारी या पहले दिन हमने जब चैप्टर पढ़ा तो वो हमें याद नहीं हुआ, इसका मतलब ये अर्थहीन है। लेकिन इस लकड़ी के टूटने में जो अंतिम प्रयास था केवल उसकी सफलता नहीं है, कहीं ना कहीं जो आपने पहला प्रयास किया था,
हालांकि हमें ऐसा लगा था कि इसका कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन हर एक मेहनत का कड़ी से कड़ी जुड़ करके सफलता मिलती है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से ये गुजारिश है, संदेश है कि आप मेहनत करें तो अपने प्रयास का आउटपुट प्रारंभ में ना देखें। धीरे धीरे आप एक चीज को पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे। जब आप क्लास में पहली दफा जाते हैं तो आपकी क्लास में 50 मित्र होते हैं, आप किसी का भी नाम नहीं जानते। एक बार नाम पूछते हैं भूल जाते हैं, 2 बार नाम पूछते हैं भूल जाते हैं, लेकिन साल के अंत में जब आप उस क्लास से पास आउट होते हैं तो सब बच्चों के नाम आपको याद हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम सफलता हमारी होगी और हमारा जो भविष्य है वो साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सफल होना, असफल होना बहुत कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम क्या सोचते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बात कही थी, आप भी उसको ध्यान से सुने। उन्होंने कहा नोट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। ध्यान से सुनिए, नोट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन का मूल्यांकन कम करना, अपना लक्ष्य छोटा निर्धारित करना, ये व्यक्ति के लिए अपराध है। आपको अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी है, जो ताकत, उसका पता ही नहीं, और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। जिन कक्षाओं में आप पढ़ते हो, कितने विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने ये सपना देखा कक्षा में कि मैं कक्षा में फर्स्ट ही आऊंगा? हाथ उठाओ। देखा देखी उठा रहे हैं, 5-4 हाथ उठे हैं, बाकी नहीं देखा, नहीं सोचा ना कभी। नहीं, ईमानदारी से बोलना, कोई हाथ थोड़ी रहे इसमें। इन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि हम कक्षा में फर्स्ट आएंगे, बाकी ने कभी सोचा नहीं सोचा ना। अरे हाथों भर दो। तो देखिए, आप में भी कैपेसिटी है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि मुझे कक्षा में फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आने जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप ये सोचते हो कि मुझे तो पास ही होना है, तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 33, 35, 36, बस फिनिश, टारगेट पूरा हो गया आपका। आपका टारगेट ही नहीं कि मुझे 100 नंबर लाने हैं। तो कभी भी लक्ष्य को छोटा मत बनाइए। आवाज गूंज रही है क्या? अच्छा, लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए। ये सृष्टि जिस प्रभु ने बनाई है, उसने सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरे संसाधन यहां पर दिए हैं। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। आप जब 36 का टारगेट रखते हो पास होने का, कि मुझे 36 नंबर लेके पास होना है, आपने अपना अंडर एस्टिमेट किया अपने आप को, मूल्यांकन कम किया कि मेरी तो इतनी ताकत है, पास हो जाऊं जैसे जैसे बहुत है मेरे लिए। और एक वो बच्चा जो सोचता है कि मुझे तो 100 में से 100 नंबर लाने कक्षा में फर्स्ट आना है, दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तथास्तु, जो तू चाहता है वो पूरा होगा। अब चाहना आपके ऊपर है। ईश्वर कहाँ रहते हैं पता है आपको? भगवान कहाँ रहते हैं? कौन से मंदिर में रहते हैं? ईश्वर जो है वो हमारे मन में रहते हैं, मन में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते, कहीं नहीं। अगर हमारे मन में ईश्वर नहीं है तो संसार में कहीं भी नहीं है। अगर हमारे मन में ईश्वर का विश्वास नहीं, ईश्वर नहीं, तो संसार में ईश्वर कहीं भी नहीं है। अब एक बच्चा जो पढ़ता है वो ये तय करता है कि मुझे कक्षा में फर्स्ट लाना है और कल से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा और 3 घंटा सुबह पढ़ूंगा, 3 घंटा शाम को पढ़ूंगा। एक टाइम टेबल बना लिया उसने और साल के शुरू से ही पढ़ना शुरू करते हैं मान लो। तो कुछ बच्चे जो वो तो टाइम टेबल पर पूरा खरा उतरते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके पढ़ने बैठ जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तथास्तु, अच्छा बच्चा है, पढ़ रहा है, इसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और एक दूसरा बच्चा
जिसने भी टाइम टेबल तो बनाया कि 4 बजे उठूंगा, अब 4 बजे तो बहुत मीठी नींद आती है, उठा थोड़े जाता है। 4 बजे को उठा जाता है क्या? उस समय तो नींद आती है मीठी मीठी। तो फिर वो क्या सोचता है कि भाई आज तो नहीं, आज से नहीं, मैं कल से उठूंगा, आज नहीं उठ पाऊंगा, आज तो मुझे नींद आ रही है। तो भगवान के आशीर्वाद देते हैं कि तेरे मन में पढ़ने की नहीं है, सोने की इच्छा है, तथास्तु। आशीर्वाद मिला ना उसको भी। भगवान यह नहीं है कागज पर लिखा, उसमें नहीं है, भगवान तो यहां पर है। पहला जो बच्चा उठा उसके मन में संकल्प था ईश्वर के पास से ही कि मैं उठ करके पढ़ूंगा, यहीं से वो ईश्वर के तक बात पहुंच गई कि हाँ तथास्तु, पढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरा जिसके मन में था कि मुझे आज सोना है, नींद आ रही मुझे तो बहुत, तो ईश्वर ने यहीं बैठे बैठे सुन लिया कि इसके मन में क्या है, पढ़ने का नहीं है, क्या है, सोने का है। तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, तथास्तु, सोया रहे सोया रहे सोया रहे, पूरे साल सोता ही रहता। वो होता वही है जो हमारी इच्छा होती है। तो सपने बड़े देखिए, उनका पूरा करने का प्रयास कीजिए, अवश्य सपने पूरे होंगे। एक दिन में नहीं होंगे तो एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। कोशिश करते रहें। कोशिश करने के लिए अब टाइम टेबल आपने बना लिया, घर वाले झंझोड़ के आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे उठ जा भैया, पढ़ने का टाइम हो गया, उठ के पढ़ ले। आज तो नींद आ रही, आज नहीं पढ़ूंगा, डर के बैठ गया तो पढ़ने में मन नहीं है, उठ गया तो भी पढ़ नहीं पाएगा। वो मन का साथ होना जरूरी है। तो अनुशासन जो है वो जीवन में इस प्रकार का लाइए कि डर का अनुशासन नहीं हो, कि माता पिता से डर लगता है, गुरुजनों से डर लगता है तो आप अनुशासन में हो। अनुशासन मन का लाइए, ये आपको अपना पता हो कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे ही करना है। वो अनुशासन लाइए कि मुझे ये टारगेट हासिल करना तो इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसको फिर अनुशासन में डाल के मैं इतना पढ़ूंगा तो मुझे 3 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और मैं ही करूंगा, कोई उठाने वाला नहीं, अपने आप उठिए। जब आप मन से कोशिश करते हैं तो पूरे समाज का, पूरे परिवार का, माता पिता का, सबका आपको आशीर्वाद मिलता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है, देखो कितना प्रयास कर रही है, और सबकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके साथ हो जाती है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो अनुशासन लाइए जीवन में। अब जिस बच्चे ने 100 नंबर लाने का निश्चय किया कि मैं पढ़ूंगा, फर्स्ट आऊंगा, वो 100 नंबर के लिए प्रयास करता है, पूरा स्टडी करता है, पूरे साल करता है, और मान लीजिए कि लास्ट में कहीं उसके एक दिन बुखार चढ़ गई या कोई ऐसा काम हो गया, वो ढंग से तैयारी नहीं कर पाया, तो पूरे साल की उसकी तैयारी है तो वो 100 नंबर नहीं लाएगा तो 99 ले आएगा, 98 ले आएगा, 95 ले आएगा, 36 तो नहीं लाएगा, 33 पर तो नहीं आएगा, वो टॉप ही रहेगा। और जिसने तैयारी 35 की है, मान लो 36 की है, उसके साथ गड़बड़ हो गई और 2-3 नंबर कम हो गया, वो तो फेल ही होगा ना। तो लक्ष्य हमें बड़ा बनाना चाहिए हमेशा, सदैव। और अनुशासन का क्या महत्व है, कहानी के साथ मैं खत्म करता हूं। एक बार एक पतंग उड़ रही थी और पिता पुत्र दोनों पतंग को देख रहे थे। तो पुत्र बोला, पिताजी ये जो धागा है ना, ये पतंग को देखो बांध के रख रहा है, पतंग ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये धागा जो है इसको रोक रहा है, अगर ये धागा टूट जाए तो पतंग बहुत ऊंची जाएगी। पिताजी ने कहा नहीं, ये धागा इसका अनुशासन है और ये अनुशासन में जुड़ करके ही ऊपर उठी है इतनी, अगर अनुशासन टूट जाएगा तो इसकी उन्नति नहीं होगी, इसका पतन होगा। पुत्र ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तेज हवा चल रही है और पतंग इसको बांध के रख रही है, ये ऊपर नहीं जा पा रही है, अगर टूट जाएगी तो निश्चित रूप से ऊंची जाएगी। दोनों में शर्त लग गई। अब उस डोर को तोड़ दिया गया। डोर को जब तोड़ा गया तो थोड़ी देर तो पतंग ऊपर उठी और फिर हिचकोले खा करके नीचे जमीन पे आकर के गिर गई। तो पुत्र पहले तो बहुत खुश हो गया, देखो पतंग ऊपर जा रही है, जब नीचे गिरी तो मायूस हो गया। तो पिताजी ने कहा कि जीवन में ऊपर उठने के लिए धागे के रूप में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं होगा तो आप हिचकोले खाओगे और जमीन पर गिर के आपका पतन हो जाएगा। अब पेपर के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपको पेपर कैसे हल करना चाहिए। आप कंपटीशन पेपर देते हो, परीक्षा के पेपर देते हो, पहले पूरे पेपर को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और फिर
जो प्रश्न आपको सबसे सरल लगते हैं, अच्छे से आते हैं, उनको सबसे पहले करिए। आप करते क्या कि पहले नंबर से शुरू करते हैं, लास्ट तक चलते जाते हैं, और बीच में कहीं कोई कठिन प्रश्न आता है वहां अटक करके आप बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और आगे वाले प्रश्न आपको आ रहे हैं वो भी छूट जाते हैं। तो जो कठिन प्रश्न है उनको बाद के लिए रखिए, उनकी पूरी गारंटी नहीं कि वो सही होंगे आपके। जो आ रहे हैं वो तो सही है ही आपके, पहले उनको करिए ना आप। तो कॉपी जो पढ़ेगा उस पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, ये बच्चा होशियार, इसको अच्छे से आता है, नंबर अच्छे देंगे आपको। और पहला प्रश्न आपने गलत कर इसको डफर कुछ नहीं आता, ऐसे ही कर रखा, तो वो निगेटिविटी आ जाती है मन में। तो हमेशा जो अच्छे से प्रश्न आते हैं उनको पहले करिए, और हार्ड वालों को बाद में करिए, और जो नहीं आते उनको भी अटेम्प्ट तो करिए, छोड़िए मत, क्या पता वो सही हो जाए। एक और बात होती है, जब हम कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, हमें पता है कि 2.5 घंटे का टाइम है, तो पहला प्रश्न हम बहुत धीरे धीरे करते हैं, दूसरा धीरे धीरे करते हैं, 4-5% धीरे धीरे करते हैं, फिर 5वें छठे में देखते रहे 1 घंटा बचा है, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर देखते रहे 3% रहेगा, आधी घंटा ही बचा है, फिर हाथ दूसने लग जाता, लिख नहीं पाते, होता है ना ऐसे। तो पहले प्रश्न को स्पीड से लिखना शुरू करिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उसको स्पीड से लिखना शुरू करिए, स्पीड से ही लिखते जाइए। लास्ट में आपके पास आधा घंटा बचेगा, कहीं तो आपके पास टाइम कम पड़ रहा था, लेकिन आपके पास आधा घंटा बचेगा। उस आधा घंटे में प्रश्न को दोबारा पढ़िए, एक एक प्रश्न को पेपर में कॉपी में मिलाइए। बहुत बार लिखते समय भूल हो जाती है, उनको सुधार कर दीजिए, निश्चित रूप से आपके 5-10 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो करना आपको है, जीवन में अनुशासन को लाइए, बड़े सपने देखिए, उनको पूरा करने में जुट जाइए। पूरी दुनिया आपका एक हीरो के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, पूरी टीम का आपको आशीर्वाद है। और ये बहुत शानदार क्विज है, इसको ध्यान से देखिए, इसको एंजॉय भी कीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा, मेहनत से घबराइए नहीं, मेहनत को एंजॉय कीजिए। आपको काम करने में ही आनंद आना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ने में आनंद आना चाहिए। रिजल्ट क्या रहेगा आज आपको पता नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको आनंद पूर्वक पढ़िए, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। पढ़ने में मन ही नहीं है, बिना मन से पढ़ रहे हो, उसमें रुचि नहीं है, आपकी रुचि नहीं ले रहे हो, तो रिजल्ट का भरोसा नहीं। फिर अपनी योग्यता को बढ़ाने पर विश्वास कीजिए। योग्यता सब जगह काम आती है, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी डिग्री वाला ज़्यादा पैसे कमाए। योग्यता बढ़ाने वाले, योग्यता को अर्जित करने वाले ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आप देखते हो कि अनपढ़ आदमी कई बार बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, और पढ़े लिखे जो है 5,000 10,000 में नौकरी करते हैं, देखे ना आपने। तो हमेशा अपनी योग्यता को बढ़ाने पर विश्वास कीजिए, और अपनी मेहनत को एंजॉय कीजिए, उसमें रुचि लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस सुंदर आयोजन के लिए संजय जी पूनिया को और मुकुंद जी को और पूरी टीम को धन्यवाद। आपको सबको आशीर्वाद। आपने पिता का नाम रामेश कुमार, आप रघुनाथपुरा के निवासी हैं। आपके 31 नंबर आपके आए हैं और आप सेकंड स्थान पे रहे, 2 नंबर का अंतर है, अंतर नहीं है। तो 5th 6th 7th जो आप बाकी बच रहे हैं ना, उनके भी लगभग समान अंक ही है, 1 अंक का डिफरेंस है। और आज के इस कंपटीशन के विनर है, टॉपर जो रहा है 36 अंक उसके हैं, और नाम है किशन लाल गोदारा। बहुत बहुत बधाई विजेता कैंडिडेट्स को, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, आपने इसमें भाग लिया, आपके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। और अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम होना है, हमने जो कंपटीशन ओरल हो रहा है उसके आप प्रतिभागी होंगे, उसमें भी आप इनाम जीत सकते हैं। आप अभी वंचित नहीं हुए किसी भी प्रकार के इनाम से, आपको सक्रिय भाग लेना है, और बहुत ही रोचक जो ये कंपटीशन है, आपको इसमें पूरा सहयोग करना है। किशन लाल गोदारा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, ध्यान दो। क्वालिफिकेशन क्या है? पॉलिटिकल से एमए किया है।
पॉलिटिकल से एमए किया, बहुत शानदार। सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। क्वालिफिकेशन MSc B.Ed। MSc B.Ed। बहुत बहुत बधाई आपको इस हॉट सीट के ऊपर बैठने के लिए। गजेंद्र गोदारा भाई हो क्या तुम? चलो चाचा भतीजा की जोड़ी, तालियां इनके लिए। क्वालिफिकेशन MA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल। MA पॉलिटिकल साइंस। BSc की या BA? BA। प्रदीप सैनी। प्रदीप सैनी। नाम रतनगढ़। रतन, बहुत बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन BSc और MA हिस्ट्री। BSc। सीनियर कहाँ से किया? आपके पास से क्या था? चलो मेरे दो शिष्य यहाँ इस हॉट सीट के ऊपर है, मिस्टर एचरा, ये सूर्य प्रकाश और प्रदीप सैनी। चलो बहुत बहुत बढ़िया बधाइयाँ। समय पालन के रूप में हमारे साथ में साथी किरोड़ीमल सैनी आगे आइए और इसमें समय पालन के रूप में आप भूमिका निभाइए। यहाँ सामने बैठे विजयपाल, ये सारे लेखक हैं, सुभाष हैं, तो ये एक्सपर्ट है। कहीं भी कोई क्वेश्चन में कुछ बात होती है तो उसमें क्वेश्चन होता है तो आप हमारा सहयोग करेंगे। श्री विनोद जी मैया, तो आप लोगों ने हमें सहयोग किया। रुपेश चौधरी, तो अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में जो छपा, एक गुरु जी ने कहा कि आप मास्टर हो। मैंने कहा भाई मास्टर को तो आजकल तो क्या है, सारे जो मास्टर शब्द का उपयोग नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं तो चलो प्लीज नियंत्रक के रूप में अब इसका पोस्ट हम क्रिएट कर देंगे, तो मैं एक प्लीज नियंत्रक के रूप में काम कर रहा हूँ। सारी व्यवस्था, सारे अभी हम सारा जो भूमिका है वो कुछ विशेष कार्य। अब मैं हमारे पास में 4 गार्ड हैं, 4 कैंडिडेट हैं। मैं हमारे जो मुख्य क्विज मास्टर सर और हमारे सीईओ सर आपसे अनुरोध करता हूँ और हमारे संस्था के यहाँ के चेयरपर्सन श्री कटेला जी से कि आप आइए और इसमें कार्ड के वितरण में इनको कार्ड्स का कार्ड्स का ये वितरण किया जाएगा। हाँ, एक कार्ड हटा लो, इसमें लिखो। अब ये बस क्या वो नहीं काम किया, ABCD चालू किए। अब इनमें हमारे क्षेत्र है जीके के अंदर सामान्य ज्ञान का हमारा ये है कि यहाँ से बोल रहे राजनीतिक विज्ञान है, साइंस है और खेल दर्शन अंक भाग 1% का दर्शन और बोनस अंक 5। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें सबके लिए आपके पास में हमने आपको कोड दी है। कोड का भी आप उपयोग कर सकते हो या कुछ दिमाग का ज़्यादा करेंगे, लेकिन कहीं मैथमेटिकल कोई चीज़ आनी छोटी मोटी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन टाइम के बाद 20 सेकंड का समय है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आप सभी घर से बैठो रहे। 20 सेकंड आपके लिए है, इन सब के लिए भी है। आपको उत्तर नहीं आया तो आगे 5 सेकंड का समय, ठीक है ना? घबराने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए अच्छी तरह से, उसके बाद में उसका आंसर दें। जवाहरलाल नेहरू ने जिस मिशन या प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर लिखिए चैट कहा, उस मिशन को वापस कब लिया गया? आपको किसी बता दें।
पूरी अगस्त नहीं अगस्त डूबते हुए बैंक का उत्तर दिखिए जय कहा उस मिशन को वापस कब लिया गया, किस तिथि को लिया गया? आधा उत्तर सही है, आधा फसाना। आधा उत्तर है 42 को सही है, नहीं गलत। नहीं मिशन नहीं पूछ रहा है, आपको तारीख बतानी है। ये भी इनामी पढ़ने की है और 11 है क्योंकि हमारा स्तर ऊपर है, हम केवल 1942 से नहीं मिलेगा, आपका उत्तर पूरा आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे पूरा सबको सुना ध्यान से, घबराना नहीं है। आज 25 जून 2023 को किसान छात्रावास में मेगा क्विज प्रतियोगिता हो रही है। तो आज के दिन को आप किस विक्रम संवत में दर्शाएंगे? आपको विक्रम संवत का 2080 तालियां सही। महात्मा गांधी व अंबेडकर के मध्य संपन्न वह कौन सा समझौता था जिसके तहत दलित वर्ग को राष्ट्रीय व केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें प्रदान की गई? पूना पैक्ट सही। विज्ञान प्रकाशित तंत्र ऑप्टिक फाइबर में प्रकाश के परावर्तन का कौन सा सिद्धांत लगता है? कौन आंतरिक परावर्तन? तालियां। सागर झील जो चंबल नदी पर है, ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश सही। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप सभी सुनिए। अभी हिंदी में बताया था कि धैर्य रखना है, पेशेंस। जिसका पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसको EVM से, VU से तथा CU से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है। बताइए ये पर्ची कितने सेकंड तक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है? आपको समझना 7 सेकंड। 7 सेकंड सही। तैयार? अभी आपके लिए मुख्य प्रश्न, बाकी के लिए गुण पास नाम, लेकिन धैर्य रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। चौथे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? आपका 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। तालियां सही। आपका बड़ा भाई लंदन में रहता है, वहां दोपहर के 1 बजे है, तो रतनगढ़ में क्या समय हुआ है? 6:30। कब के? शाम को सही। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका
केटी सर। केटी साहब, नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा नाम बताइए आप दर्शन के लिए। किशन लाल कुंदर। नहीं, इसका जो केटी शाह का, केटी शाह का नहीं है आपकी राजनीति विज्ञान पूरा नाम। तालियां मेरे लिए भी। तैयार? अंगीठी जलाकर सोने पर देश में प्रतिवर्ष बहुत सी मौतें होती हैं। आप ये बताइए कि इसमें कौन सा दम घोटू पदार्थ बनता है? CO के काजू मदन सर। नहीं, गैस नहीं, पदार्थ कौन सा बनता है? नहीं, गैस। क्वेश्चन ये था, अंगीठी जलाकर सोने पर देश में प्रतिवर्ष बहुत सी मौतें होती हैं। आप ये बताइए कि इसमें कौन सा दम घोटू पदार्थ बनता है, जिससे मृत्यु होती है? कौन सा पदार्थ बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर के। दर्शकों में से सही उत्तर होगा कार्बोक्सी हीमो। कौन है? हेलो। अजरुद्दीन खान की तालियां। वह कौन सी रेखा है जिस पर पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे अधिक होने के कारण अब केंद्रीय बल भी सर्वाधिक होता है? भूमध्य रेखा। या तैयार? इस महीने की 5 तारीख को दैनिक भास्कर की मुख्य खबरों में हरे रंग का बॉर्डर आया था। तो आप ये बताइए कि इस तिथि को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये गलत रहा है? चलो दिल की बात करो। मैं देश से तुम्हारे साथ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूं। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? सरोजनी नायडू गलत। एनिवेशन प्लस 5 अंक ध्यान में रखना है। सर ने बताया धैर्य रखो। 20 सेकंड का समय मिलता है आपको। यदि आपके शरीर का वजन 60 किलो है, आप किसी लिफ्ट में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, उस समय आपके शरीर का वजन कितना होगा? वजन कितना होगा? 6 किलोग्राम हो जाएगा। इनका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये अंतरिक्ष का पूरा लो, ऐसे जल्दबाजी नहीं। एसेंस किस संविधान संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? संविधान संशोधन का सिया सीमा संशोधन। तालियां इनके लिए। भूगोल का है। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को क्या कहते हैं? लेगून। सही। तालियां। एक तो पानी को ड्रिप कैसे देते? चलो कोई बात नहीं, कुछ और मजेदार बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बालम रशिया द्वारा नक्की झील खोदी गई तथा जहां पर राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा भी स्थापित किया गया,
यहाँ बालम रसिया का संबंध किस देवता से है? गुरु द्रोणाचार्य वशिष्ठ। है घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ में चलन में है, और घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। ये किसका नियम है? रेशम का नियम। अंत भला तो भला। किस युद्ध की समाप्ति के पश्चात शेषासुरी ने कहा कि एक मुट्ठी पर बाल लेने के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। आपको युद्ध का नाम है गिरी सुमेर। अभी आपको कैलकुलेशन की जरूरत है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बताइए कि डॉक्टरेट तापमापी के अनुसार स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फारेनहाइट में क्या होगा? 98 डिग्री। थोड़ा सुखे मरेगा। 98.4। 98.6। कोई बात नहीं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? सही, भारत शासन अधिनियम 1919। तालियां इनके लिए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं टिब्बे जैसी भुजाएं कौनों की दिशा में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं कौनों की दिशा में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? बरखान। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश में पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? जयपुर। +5 अंक। नंबर 1। अंतिम प्रश्न। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। वर्तमान भारतीय रुपये पर प्रतीक चिन्ह जो आता है ना, आर जैसा, ये प्रतीक की रचना किस IITN ने की? नाम बताना। IIT मद्रास। आदमी का नाम बताना। उदय कुमार। सही उत्तर होगा उदय कुमार। इसको के नाम से जाना गया। और ये भूगोल विषय से, लेकिन कोई बात है, हम आपको बार बार दिखाएंगे। ये प्रकृति में विशेष घटना घटित होती है। भूगोल विषय का पोर्शन है। बहुत सारे प्रकृति में आपदाएं आती हैं, कुछ विशेष स्तर होते हैं। ऊपरी हिस्सा उड़ जाने से जो स्थल आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? सही तालियां।
एक होनहार खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है और ये अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या होगा, आप इसको पहचानते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, उसके बाद में आप प्रदर्शित चित्र में दिखाई दे रही महिला खिलाड़ी को राजस्थान में किस विभाग से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग में। ये ऐतिहासिक महान है, सैकड़ों वर्ष इसको निर्माण होने में हो गए। अभी ये बहुत चर्चा में रहा है, आज़ादी के बाद में भी बहुत चर्चा में रहा है। अब आपके लिए उत्तर है, आपका क्वेश्चन है, प्रदर्शित ऐतिहासिक भवन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। जॉर्ज पंचम का है, अभी तक चल रही है। आज से ठीक 100 साल पहले 1922 और 1927 तक इसका निर्माण हुआ था। 6 साल इसको लगे, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया? आगे आओ आप, तालियां इसके लिए। आओ आगे आओ आप। मौर्य सर, तालियां। आजकल तो बहुत सिक्के चलते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। बच्चा तो इसको लेना नहीं चाहता, कुछ नहीं आता इसको। अब क्वेश्चन क्या, सुनिए आप आपकी अंगुली इसके ऊपर रहे। प्रदर्शित भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? वित्त सचिव। वित्त सचिव, तालियां इसके लिए। एक तो होते हैं हस्ताक्षर होते हैं, एक तो गवर्नर भी होते हैं और एक वित्त सचिव। इसमें बहुत सारे स्मारक बने हैं, कोई अपने किताबें बनाता है, कोई सैनिक पर बनाता है, कोई कभी कभी अपनी लेखन पे भी बनाता है। प्रदर्शित बेजोड़ स्थापत्य कला की इमारत वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगरा में गौलापुर। क्या है ये? चित्र किस चीज? नहीं, ये आकृति किसकी है? बीबी का मकबरा। आइए, वाली बात नहीं है, नहीं ये तो बहुत है दुखद घटना। थोड़ी साइलेंट रही। जानिए, अभी हाल ही में दुखद घटना हुई, देश में बहुत बड़ी त्रासदी हुई।
प्रदर्शित चित्र में दिखाई गई रेल दुर्घटना जो हाल ही में हुई उसका संबंध किस रेलवे स्टेशन से? 3 नंबर उड़ीसा बता दिया। हो गया क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण घटना है, अभी जो तीसरा जो चक्र है जिसको परिचक्र कहते हैं, परिचक्र के अंदर 1 मिनट में 12 उत्तर देना। इनको सुनना चाहिए, ये उत्तर देंगे, कोई पास राउंड नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। तो ड्रिंक्स इंटरवल फुल है, पानी की छूट है। खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख सही? लूणी नदी का उद्गम किस पहाड़ से होता है? अजमेर के नाम पहाड़ सही। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? सही। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। सही। राज्यसभा के सभापति का नाम बताइए। बल का मात्रक बताइए। गलत। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक क्या है? सही। भारत में नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2009 से। गलत। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सही। हाल ही में आपके किस सदस्य को पेपर लीक प्रकरण में हटाया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही। तालियां इसके लिए। सत्यमेव जयते किस यूनिट से लिया गया है? बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? गलत। करक रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? सही। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? सही। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? सही। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल। सही। ओजोन परत का मापन किस इकाई में किया जाता है? सही। फलों का मीठा स्वाद किस शर्करा के कारण होता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से है? गलत। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? नई संसद भवन को किस नाम से पुकारते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हाँ जनाब। नहीं, हाँ। समीर सहवाल। तालियां इसके लिए। प्रथम तीर्थदर्शी कौन है? गलत। चोरी चौरा कांड किस सन में हुआ? सही। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही। भारत का बर्डमैन किसको कहा गया है? सही। भारत की प्रथम वायसराय कौन था? गलत। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 360। सही। लेंस की क्षमता का मात्रक। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सही। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई? 2016। सही। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए। विपर जॉय तूफान नाम किस देश से लिया गया? सही। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वीर। सही। तालियां इसके लिए। बौद्ध प्रमाण मठ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल। सही। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। गलत। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। सही। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल उत्तराखंड। गलत। भारतीय संसद में कुल कितने अंग होते हैं? 3। सही। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1935। गलत। खगोलीय दूरबीन का मात्रक बताइए। प्रकाश वर्ष। सही। शुद्ध जल की पीएच बताइए। 7।
सही। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? आरबी। गलत। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस सन में हुई? 2021। गलत। नई संसद का केसरिया हरा पत्थर किस स्थान से लिया गया है? राजस्थान। स्थान का नाम? धौलपुर। गलत। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1871। गलत। दर्शकों में से 1800 आ जाओ, दोनों आ जाओ, आओ। तेज संतोष अग्रवाल, तालियां इसके लिए भी। सोनू कंवर के लिए तालियां, घुमाना तीनों है। और परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए नगद राशि अपनी तरफ से दे रहे हैं। इन्हीं सर के सुपुत्र श्री प्रदीप नेहरा, वो चाह रहे हैं कि सबको मेरी तरफ से जो चार यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबको 500 रुपये की नगद राशि वो अपनी और उनके पिताश्री को और आप चाहते हैं कि ये छात्र भी मेरी तरह अपनी तरह तरक्की करें और इनाम देने के काबिल बने। आज जो इनाम ले रहे हैं, पारितोषिक ले रहे हैं, कल वो खुद पारितोषिक दे, इस तरह से अपने आप को निखारें, अपने आप को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप नेहरा और इनके पिताश्री दोनों। छात्रावास का स्टूडेंट है, आप निश्चित रूप से आगे तरक्की करें। बहुत जोरदार तालियां। इसके लिए श्री महेंद्र जी आपका वैसे छात्रावास के कार्यकारिणी के मुख्य स्तंभ है और ये दोबारा बहुत शानदार। आप निश्चित से तरक्की करें। ये प्रत्येक बालिका को 100 रुपये आप निश्चित रूप से तरक्की करें। और कोई भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो विषय में, तो हमारी जो प्रशिक्षण है उससे आप सहयोग ले सकते। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे चारों विजेताओं को 500 रुपये की जो नगद पुरस्कार राशि है वो इस समय प्रदान की जा रही है। तो इसी कड़ी में अपने रतनगढ़ शहर के अंदर एक अभिज्ञान कोचिंग नाम से लाइब्रेरी और कोचिंग दोनों तरह से वहाँ पे व्यवस्था है। और उनके डायरेक्टर सर जो है मूलचंद जी डूडी, उन्होंने अपनी तरफ से ये घोषणा की है कि अगर कोई विधवा, परित्यक्ता या विकलांग अभ्यर्थी कोई कोचिंग करना चाहे तो 50% फीस माफ रहेगी उनकी तरफ से। ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। एक दूसरे से जब अच्छा कार्यक्रम होता है तो सभी उसमें भागीदार होना चाहते हैं, क्यों पीछे रहे। तो इसी कड़ी में श्री मंगला जी रुलानिया जो गुड़ी निवासी है, इन्होंने कोचिंग यहाँ पे जो लाइब्रेरी चलती है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 200 किताबें अपनी तरफ से देने की घोषणा। कुछ न कुछ पदस्थापन हो सके उनका। पीछे भी यहाँ पे 5-6 बच्चे रेलवे में और इस तरह से कंपटीशन में
अव्वल रहे थे, नियुक्ति इनको मिली थी, तो इनका योगदान भी बहुत ज़्यादा है, सराहनीय है। धन्यवाद मांगलाल जी। कईयों का मस्तिष्क घर पे था, कईयों का अकल था, कईयों का बारह नहीं था। इतने बड़े दुखी में प्रतियोगिता करवाई आपके सामने, आपके अभिभावक कितना चाहते हैं, आपको कितना चाहते हैं, कितनी ताकत भरी है इन्होंने, ये नोट कीजिए आप। इसलिए जब भी पढ़े लक्ष्य बना लीजिए, आपका ध्येय एक ही है, मुझे तो ये करना है, करना तो करना ही है, आपको उस पे लक्ष्य रखिए। 50% उपलब्धि आपकी ऐसे होगी जैसे एक बीज में एक पेड़, एक झाड़, एक तना, एक शाखा, एक फल, एक फूल लगे हुए होते हैं। छोटे से बीज में आपने बहुत कुछ करा हुआ है, बहुत कुछ करा हुआ है, अंदर से निकालिए, निकालना सीखिए और पीछे बढ़ जाइए उसके। जो मानवीय मूल्य आदर्श विद्यार्थी होते हैं उसको लेके चलिए, मेहनत कीजिएगा, ईश्वर को याद रखिए और आत्मा के साथ आगे बढ़े, निश्चित आप आगे बढ़े। एक बात मुझसे मेरा चीज़ चाहूँगा कि सब आज ये प्रतियोगिता हुई है, इसके बारे में निबंध लिखे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शुरू से लेकर के अब तक जो आपने काम किया है, आपने जैसा अनुभव किया है और आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे, एक बढ़िया निबंध लिखें अपने लोग से। और ये आने वाले संदेश है उसको आगे में या तो मेरे चार से पहुंचा देंगे आप, जिससे आपके विचार, आपके व्यूज सब लिखिए। आप कैसे कैसे लगा आपको, आगे क्या करना चाहते हैं, प्रतियोगिता कैसे लगी आपकी, किस समय तो नहीं बोले कि ये समय जाएगा, टाइम जाएगा, फिर भी मैं बढ़िया मानता हूँ इस बात को। मेरा जी जो आपके सामने हमारी सब टीम खड़ी है, ये बीज के रूप में मैं आपको देना चाहता हूँ, सबको जागृत करके इस हॉल में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करवाई, रात और दिन चिंतित रहते हैं आप सबके लिए। एक बार पुनः आने वाली प्रतियोगिता में अपने मित्रों को लेगा, प्रचार प्रसार कीजिए आप और ऐसा कीजिए कि जैसे 4 बजे बैठे थे उनके मैं भी स्थानांतरण करूँ। ज़्यादा मैं कहता हुआ लंबा समय हो गया, बहुत काम है लोगों के, तो एक बार पुनः से आप आए इस विद्यालय में, इस हॉल में। सबसे पहले माननीय नेहा जी जो इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष, संचालक सब कुछ हैं, इनको और हमारे साथी हैं जो बाहर गुजरात से आए हैं उनको, और आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत धन्यवाद। विनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंदे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल